हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल, जो भर्ती आई हुई है आप लोगों की। बहुत ही आप लोग का मतलब ये समझ लीजिए कि इतना अच्छा चांस है कि अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था? आप लोग बताइए, कहाँ पे स्थापित किया गया था? पहला स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। अब ये पुलिस स्टेशन पूछा गया है, साइबर पुलिस स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पुलिस में जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यूपी में अभी तक 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोल दिए गए हैं, क्योंकि योगी गवर्नमेंट जब से आई है, आपकी न्यू वाली गवर्नमेंट, उन्होंने क्या है क्या कि सबसे ज्यादा जो डिस्पोजेबल हो रहे हैं, जितने भी केसेस हैं, सबसे ज्यादा केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आपका वो है 70.7% का है कि वो केसों को दर्ज कर रहे हैं, उसका निपटारा कर रहे हैं। 70.7% केसों का उन्होंने 87.7 केसों का निपटारा किया जा रहा है। उन लोग सबसे ज्यादा, यूपी सबसे आगे है अपने जितने भी साइबर से रिलेटेड केसेस हैं उनको देखने में, उनका निपटारा करने में, तो उसमें यूपी आपका सबसे आगे है। तो ये कहा हुआ था? पहला बेंगलुरु में हुआ था। अगला है ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यह है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो जीएसटी आप लोगों को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी सिफारिश कौन किया था? सिफारिश होगी तभी उसकी कुछ कमेटी बनेगी। तो सबसे पहले सिफारिश की गई थी, कमेटी बनी गई थी 2004 में बनाई गई थी, और ये इसमें बने थे विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर कमेटी टास्क फोर्स जो थी वो बनाई गई थी 2004 में। उस समय चिदम्बरम जी थे वित्त मंत्री, उन्होंने ये टास्क दिया था विजय केलकर को, विजय केलकर कमेटी को दिया गया था, गठित किया गया था, और उन्होंने 2004 में रिपोर्ट दी कि आप इसको जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको मर्ज करके एक जीएसटी लाइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब इसमें हमें क्या देखना है कि जो जीएसटी है उससे रिलेटेड क्या 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 हमें देखना है। जीएसटी कब आया, ठीक है, और क्या संशोधन किया गया संसद में, संविधान, और एक जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल, इसको कौन वो जीएसटी काउंसिल है, एक है कि कब आया, तो ये कब आया था आप लोग का, और जीएसटी में कौन से संविधान, तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो संविधान संशोधन हुआ 101वां था, ठीक है, 101वां था। जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? इसमें कौन है? निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है। क्यों, कौन होता है? वित्त मंत्री, कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इसके बाद जो मेंबर होते हैं वो हर स्टेट से, उनके स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपना नियुक्त करके भेजती है। तो हर स्टेट से इसके जितने भी मेंबर होते हैं, मेंबर कौन कौन होता है? मेंबर स्टेट अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगला क्या है कि जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का राइट किसको ज्यादा मिला है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वोटिंग राइट है और स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 वोटिंग राइट है। अब कोई भी डिसीजन होगा उसमें जो भी मेजॉरिटी होती है किसी भी चीज, क्योंकि इतने सेंटर इन्वॉल्व है और आपके स्टेट इन्वॉल्व है, तो एक मेजॉरिटी किसी भी नियम को, किसी चीज को पास करने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो मेजॉरिटी जो होगी वो 3/4 होगा, यानी 3/4 मेजॉरिटी मिलेगी किसी चीज के लिए तभी होगा। जैसे आपका पेट्रोल डीजल के लिए बात की जा रही है कि उसको जीएसटी में लाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं ला पा रही है? क्योंकि आपके कुछ स्टेट है वो नहीं हो, तो ये मेजॉरिटी उनको नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो इस चीज को लागू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और था कि जीएसटी कब लागू हुई थी? तो जीएसटी आपकी लॉन्च हुई थी 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 2017 को लागू हुई थी, ठीक है।
और ये जो जीएसटी काउंसिल है ये आर्टिकल 279A, ठीक है, उसमें है, किसमें है, आर्टिकल 279A, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया, इतना हम लोग को याद रखना। ये बिल जो आया था 2014 में आया था, फर्स्ट टाइम 2014 में जीएसटी काउंसिल जीएसटी बिल आया था, लेकिन पास हुआ ये 2016 में और कमेटी बनी आपकी 2017 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस। तो इसमें कौन था, ये पुस्तक कौन लिखा है, नंदन नीलेकड़ी। कौन लिखा है, नंदन नीलेकड़ी जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा ये चीज है, तो ये जरूर सी पूछी जाएगी क्योंकि हिंदी हमारे सब्जेक्ट में भी है, तो हिंदी से रिलेटेड चाहे वो कब इंडिया में मनाया जाता है और कब बाहर मनाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो कब मनाया जाता है ये 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को हिंदी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है, तो ये स्टार्ट किया था आपके 2006 से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट करने के लिए कौन बोला था, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह थे उस समय देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और ये इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि जो फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, या हिंदी सम्मेलन, ठीक है, जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था। कौन किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। कौन सा, इंदिरा गांधी ने फर्स्ट जो वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी को हुआ था। और कहां पे हुआ था, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। तो इसमें हम लोग क्या देखें, किसमें कौन किया था वो पूछ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, 10 जनवरी को फर्स्ट हिंदी सम्मेलन हुआ था। 1975 में कौन किया था, इंदिरा गांधी उसका उद्घाटन की थी। और ये कहां पे हुआ था, नागपुर। कहां पे, नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पेड़ पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयला, पानी, हवा से तैयार किया गया था। यह पहला क्या था, पूर्ण सिंथेटिक मतलब जिसमें कोई भी यानी नेचर मेड नहीं होगा, ये क्या होगा, मैन मेड होगा। और मैन मेड होगा, तो मैन मेड करके बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सबसे पहला क्या था, नायलॉन। क्या था, नायलॉन। तो सबसे पहला जो फाइबर बनाया गया है वो कौन था, नायलॉन, ठीक है। ये किसे बना था, कोयले, पानी और हवा से मिलकर पहला बनाया था, जिसमें किसी तरह के प्राकृतिक कच्चे माल का यूज नहीं किया था, जो पेड़ पौधे या फिर जानवर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्षतिग्रस्त कोई भी सीएफएल या फिर फ्लोरोसेंट जो ट्यूब्स होती हैं उसका निपटारा करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें जो गैस भरी जाती है, जो गैस फिल होती है इसमें, वो कौन सी होती है, वो जहरीली होती है। कोई भी गैस बल्ब सीएफएल में भरी जाती है वो जहरीली होती है। तो कौन सी होती है, मरकरी या पारे, इसकी गैस होती है। किसकी होती है, मरकरी की होती है। किसकी होती है, मरकरी की। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पारा, ठीक है। आपके जो थर्मामीटर होता है उसमें भी मरकरी भरा होता है, तो वही चीज है, तो वही उसी की गैस इसमें भरी हुई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, इस कहां पे है, नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में है। कहां पे है, हेग नीदरलैंड, ठीक है, हेग नीदरलैंड में है। ये कब हुआ था, जब आपका ये किसे है, ये यूएन से, आपका यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में, 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की कब गई थी स्थापना, 1945 में की गई थी। और इसी का जो आपका जुडिशियल ऑर्गन है, ये क्या है, जुडिशियल ऑर्गन है, क्या है,
न्यायिक अंग, जो इसका न्यायिक अंग है वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय, ठीक है, ये है। और ये अप्रैल 1946 से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसके साथ ही स्थापना की गई थी, लेकिन स्टार्ट कब कर दिया गया था? स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1946 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पे रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण जीते थे? अब स्वर्ण कितने जीते थे? ये आपका आया था, जब क्वेश्चन आया था तो 2018 में पूछा गया था। 2018 एशियाई खेल 2018 में कितने पूछे गए थे? तो अभी बताइए 2023 में। अब 18 हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, हमारे लिए 2023 रिलेवेंट है। तो 2023 में कितने जीते गए थे? 201। कौन जीता था? नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे था चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे था जापान। पदक तालिका में नंबर 1 पे कौन था? चाइना। नंबर 2 पे जापान। नंबर 3 पे कोरिया। और नंबर 4 पे था इंडिया। इंडिया पहली बार जो पदक पाए हैं जितने भी, उसमें फर्स्ट टाइम वो 3 डिजिट में आया है। हर बार 2 डिजिट में रहते थे, वो 97, 78 ऐसे रहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम वो 3rd डिजिट में आया है। तो इस बार इंडिया कितने मेडल जीता है टोटल? आप लोग बताइए, इस बार इंडिया टोटल कितने मेडल जीता है? इंडिया इस बार टोटल मेडल जीता है 107, जिसमें 28 गोल्ड जीता है। कितने हैं? 28 इंडिया क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कोरिया कितना जीता है? कोरिया जीता है 190, जिसमें से 42 गोल्ड है। कितने हैं गोल्ड आपके? कितने हैं? 42 गोल्ड है। जापान कितने जीता है? जापान जीता है 188, ठीक है, 188। ये कितने गोल्ड जीता है? ये आपके 52 गोल्ड जीता है। और नंबर 1 पे चाइना कितने टोटल जीता है? चाइना जीता है 383, और ये कितने गोल्ड जीता है? 201। आप लोग सर कहेंगे सर 190 कोरिया ज्यादा पाया, लेकिन जब भी रैंकिंग डिसाइड की जाती है तो गोल्ड से डिसाइड करती है। जिसकी गोल्ड ज्यादा होता है वो फर्स्ट पे जाता है। तो जापान ने 52 जीता था और कोरिया ने 92। इसीलिए जो आपकी ये स्टार्ट हुआ है, इसलिए जापान आपका 2nd नंबर पे और कोरिया 3rd नंबर पे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो फर्स्ट आपका एशियाई खेल हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली में। और कब हुआ था? 1951 में। जो फर्स्ट एशियाई खेल हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम्स, वो कहां हुआ था? 1991 में। कहां हुआ था? न्यू दिल्ली। अगला क्या है? 2027 में। ये कहां होने वाला है? एशियन गेम, जो नेक्स्ट एशियन गेम है, ये आपका 19वां था। ये कौन सा था आपका? 19th एशियन गेम था। अब ये जो होगा ये 20th होगा। कौन सा होगा? 20th। और ये कहां पे होने वाला है? जापान में। कहां पे होने वाला है? जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ठीक है। ये तो कब मनाया जाता है? ये 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, ठीक है। अब देखिए 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कौन इसकी घोषणा किया था? इसकी घोषणा किया था यूएन ने। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी और ये पास किया गया था आपकी जो जनरल असेंबली है, ठीक है, जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन की एक अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जो उसकी महासभा है, ठीक है, महासभा ने 1948 से इसको पास किया और तब से ये उसी दिन पे मनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे कहा कि आपका जो एक क्वेश्चन था पीछे, एक विश्व हिंदी दिवस है, एक होता है इंडिया में भी अपना एक हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वो कब मनाया जाता है? हिंदी
दिवस जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ठीक है ना, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इसका पता है आपको कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और इसी दिन की, इसलिए इसको इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपका 14 सितंबर 1953, ठीक है, इसी दिन हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, रिटेन इन देवनागरी लिपि, ठीक है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए। और इसी दिन ये आपका 14 सितंबर 1953 को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था, लागू हो गया था, ठीक है ना, इस समय लागू हो गया था कि इस दिन से हिंदी क्या होगी? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। फर्स्ट मनाया गया था इसी दिन, हम लोग का फर्स्ट हिंदी दिवस इसी दिन मनाया गया था। और संविधान ने इसको कब लिया था? संविधान तो 1949 में, जब संविधान बन रहा था तभी हम लोग का हो रहा था। तो संविधान बन रहा था 1949 में, तो तभी लिया गया था। लेकिन जो फर्स्ट हम लोग का हिंदी दिवस मनाया गया, नेशनल आपका राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को फर्स्ट मनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हम लोग। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए सबसे बड़ी नदी कौन है? सबसे बड़ी भारत की प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी कौन सी है? कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी नदी, इसको क्या कहता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सदन गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहां से निकलती है? ये आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और वहीं से आपका त्र्यंबकेश्वर कहां पे है? त्र्यंबकेश्वर आपका है नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां है? नासिक महाराष्ट्र में। वहां से ये नदी निकलती है। कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सी है? महानदी। महानदी आपकी, इसके बाद कृष्णा और कावेरी, सब कहां बहती है? सदर्न इंडिया में। ये आपके उड़ीसा से होकर बहती है। और ये सब आपके सदर्न इंडिया, यानी आपकी जो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, जो आपका ये नीचे का है, ठीक है, ये जो नीचे का एरिया है, नीचे का एरिया है, ठीक है, यहां से होके जो ये सब नदी बहती है, ठीक है। और ये सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो अगली नदी कौन सी? महानदी। महानदी कहां से निकलती है? डंडेका रण। कहां से निकलती है? डंडेका रण, छत्तीसगढ़ से। डंडेका रण जगह, वैसे तो ये रिवर है, जो भी आपकी बरसात पहाड़ी है, पहाड़ से सारे पानी आते हैं, ठीक है, और एक नदी फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ये जो एरिया है उसको डंडेका रण कहते हैं, ठीक है। डंडेका रण के पास से निकलती है और छत्तीसगढ़ से, और ये जाके फॉल्स पॉइंट, ये पूछा जा सकता है आपको, फॉल्स पॉइंट है उड़ीसा में, ठीक है। फॉल्स पॉइंट जो है वहां पे जाके ये समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। और कौन सा बनाती है? जगतपुर सिंह डेल्टा। कौन है? जगत सिंहपुर डेल्टा। जगत सिंहपुर डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा बनाती है। और वहां पे ये उड़ीसा में जाके आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली नदी है कृष्णा। कृष्णा क्या है? ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी है? ये थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सी आपकी? गंगा, सेकंड आपकी गोदावरी, थर्ड कौन? ये थर्ड लार्जेस्ट नदी है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट नदी है इंडिया में, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। महाबलेश्वर, घूमने लोग वहां जाते हैं तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र निकलती है, एमपी नहीं, महाराष्ट्र से निकलती है। और आपकी अगली नदी है कावेरी। कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ब्रह्मगिरी हिल है वो वेस्टर्न घाट में आता है। किसमें घाट में आता है? वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट्स में आता है आपका ब्रह्मगिरी हिल्स,
क्या है, वहां से ब्रह्मगिरी हिल से आपकी कावेरी नदी निकलती है, जो कहां पे है, कर्नाटक में। कहां पे है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? सबसे जो बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है वो कौन सा है? ये है ब्राजील। ठीक है, और ब्राजील में जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। क्या है? वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अब देखिए ब्राजील है, तो ब्राजील की राजधानी कहां पे? अब देखिए यहां पे है ब्राजील, ब्राजील की राजधानी कहां पे है? ब्रासीलिया। कहां पे है? ब्रासीलिया। ब्रासीलिया में। ठीक है, ये इसकी क्या है? कैपिटल। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में देखते हैं कि जो ब्राजील है, ब्राजील की करेंसी क्या है? कैपिटल हो गया, ये करेंसी, ये है ब्राजीलियन रील। क्या है? ब्राजीलियन रील। ब्राजीलियन रील, ये क्या है? ब्राजील की करेंसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर देखा जाता है तो उसमें पता चलता है कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने वर्ल्ड से, आपके जो वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज पूछ रहे हैं, इसमें या तो वो कैपिटल पूछ रहे हैं और करेंसी पूछ रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये पूछ लिया आपका भी कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, जैसे आपको पता ही होगा क्योंकि ये आप जीके का पार्ट है कि सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहां पे? अमेजॉन है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला देश जो फर्स्ट है वो पहले चाइना था, लेकिन हम लोग पीछे कहां रहने वाले हैं, हम लोगों ने इसको पीछे कर दिया और हम लोग फर्स्ट पे आ गए। कहां पे आ गए? फर्स्ट पे। इंडिया नंबर 1 पे हो गया है, चाइना सेकंड पे, और थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया पॉपुलेशन के मामले में कितने नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। और इसमें टोटल जो आपकी इसकी कैपिटल कहां है? इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। कहां है? जकार्ता। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? इंडोनेशियन रुपया। क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग, इसका है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया। इसमें टोटल छोटे बड़े 17,000 आइलैंड्स हैं। कितने हैं टोटल? छोटे बड़े 17,000 आइलैंड हैं। ठीक है, नंबर 1 पे इंडिया, फिर चाइना, और थर्ड पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कैपिटल जकार्ता है, और वहां की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और वहां पे टोटल कितने आइलैंड्स हैं? लगभग 17,000 वहां पे आइलैंड है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? देखिए करेंसी के बारे में डायरेक्ट उसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि मंगोलिया की जो आपकी करेंसी है वो कौन सी है। तो मंगोलिया की जो करेंसी है वो है तुगरोक। क्या है? तुगरोक। तुगरक आपकी मंगोलिया की करेंसी है। अब कयात है, ये आपकी कहां की है? मंगोलिया की। कयात कहां की है? म्यांमार की। कहां की है? म्यान ठीक है, कयात आपकी कहां की है? म्यांमार की है। अगला क्या है?
मेटिकल, मेटिकल कहाँ का है? मोजाम्बिक। कहाँ का है? मोजाम्बिक। कहाँ का है? मोजाम्बिक। मेटिकल कहाँ का है? मोजाम्बिक। कहाँ का है? मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक। अगला है आपकी करेंसी जो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है वो है लीव। तो लीव कहाँ की? लीव दो जगह की है। एक है आपकी लीव पाई जाती है, जो लीव करेंसी है वो दो जगह है। एक तो आपकी है रोमानिया की है, रोमानियन, रोमानियन लीव। कहाँ है? रोमानियन लीव। ठीक है, और क्या है? एक मोल्डोवा। क्या है? मोल्डोवा, मोल्डोवा लीव। मोल्डोवा, मोल्डोवा क्या है? मोल्डोवा लीव। ठीक है, और ये है रोमानियन लीव। रोमानिया की है तो क्या है? रोमानियन लीव। ठीक है, ये आपकी करेंसी हो गई। कहाँ की? मंगोलिया की, पता चल गया, तुगलक हो गए। लीव कहाँ की है? आपकी मोल्डोवा या फिर रोमानिया की है। क्यात कहाँ की है? म्यांमार की है। और मेटिकल कहाँ की है? मोजाम्बिक की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? कौन सी जॉर्डन की राजधानी? तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। क्या है? जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। और यहां की करेंसी क्या है? ये रही। यहां की करेंसी क्या है? जॉर्डनियन दिनार। क्या है? जॉर्डनियन दिनार। और अम्मान आपको लग रहा है ओमान, तो ओमान की राजधानी कैपिटल कहां है? ओमान। ओमान का क्या है? मस्कट। क्या है? मस्कट। और मस्कट का ओमान की करेंसी क्या है? ओमानियन रैल। ठीक है, क्या है? ओमानियन, ओमानी रैल। क्या है? ओमानी, ओमानी रियल। ठीक है, तो ये आपकी करेंसी हो गई। ठीक है, जॉर्डन, जॉर्डन की करेंसी क्या थी? जॉर्डन कैपिटल अम्मान थी और इसकी करेंसी होगी जॉर्डनियन दिनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फखरुद्दीन जाकिर हुसैन। ये जाकिर हुसैन थे, ये आपके तीसरे राष्ट्रपति बने थे। कौन से बने थे? ये आपके तीसरे राष्ट्रपति बने थे। थर्ड राष्ट्रपति जो आपके थे, थर्ड प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट वो कौन थे? जाकिर हुसैन। और ये 2 साल के लिए कार्यभार संभाले थे। इसके बाद इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ के बाद वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह नियुक्त किया गया। और उसके बाद फिर उनका नाम स्टार्ट हो गया था राष्ट्रपति पद के लिए। तो वहां पे आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये थे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कुछ टाइम के लिए ये, उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यभार 51 दिन के लिए इन्होंने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग को पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे कौन था। फर्स्ट पहले कौन थे? सबसे पहले थे कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सेकंड कौन थे? इन्होंने 12 साल तक 12 ईयर ये थे। उसके बाद थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके जाकिर हुसैन थे। फोर्थ नंबर पे आपके बने थे वीवी गिरी। कौन बने थे? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी ये आपके फोर्थ नंबर पे बने थे। और जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम है, ये आपके कौन से राष्ट्रपति थे? 11th। इनको क्या कहा जाता था? पीपुल्स राष्ट्रपति, लोगों के राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि इनका जो दरवाजा था वो हमेशा खुला रहता था आम जनता के लिए। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह
मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, इनको बाद में 6th वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कौन सा बन गया? 6वां वाइस प्रेसिडेंट, 6th वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ठीक है। 6 तो थे वाइस प्रेसिडेंट, कौन थे? उपराष्ट्रपति, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। ठीक है, और बीबी गिरी के बाद जो 5th थे आपके, वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपके 5th राष्ट्रपति बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके जो 5वें प्रेसिडेंट थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो बताइए किसकी सलाह पे? सलाह होती है प्रधानमंत्री की। किसकी? प्रधानमंत्री अपनी सलाह देते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्त करते हैं किसी भी मंत्री को। इवन प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और लेकिन इनसे सलाह क्यों ली जाती है? क्योंकि ये मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके मुखिया होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया। जो मुखिया होता है उसी से पूछा जाता है कि आपके मंत्रालय में किसको क्या देना है, तो इसीलिए जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को हो या सीजीआई को हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या फिर जितने भी मंत्री हैं आपके सेंटर में, ठीक है, सेंट्रल में जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं सबकी शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है और कौन सा गलत है? ठीक है, दोबारा लिखा गया। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल की एक्सपायरी 5 साल बताया गया है, लेकिन राज्यपाल तब तक बना रहता है जब तक उस प्रदेश में कोई दूसरा राज्यपाल या गवर्नर नियुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक वो उसका कार्यभार संभाला रहता है। ये वैकेंट नहीं की जाती है, और तब तक ये वहां के राज्यपाल बने रहते हैं। तो ये जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल बने रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। हाँ, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र राज्यपाल सौंपते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? नहीं, ये 30 नहीं, क्या है? 35। गवर्नर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया बनाई गई है कि कितने पे आप राज्यपाल बनेंगे, तो पहली है कि वो सिटीजन ऑफ होना चाहिए। कहां होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या होना चाहिए कि एज क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 35 ईयर। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कोई एमपी एमएलए कोई बनना चाहता है, तो राज्यपाल के ऑफिस में अंदर घुसने से पहले उसको अपने पुराने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, नहीं तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वायलेशन हो जाएगा, जिसके कारण फिर वो राज्यपाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ठीक है, तो आर्टिकल 19 की बात इसमें की जाती है। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 की बात की जा रही है। ठीक है, तो 19 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एक्सप्रेशन एंड ईटीसी। ठीक है, तो क्या होता है एक्स्ट्रा, जितने भी आपके राइट हैं वो आपके आर्टिकल 19 में आते हैं। तो आर्टिकल 19 के 6 हैं, कितने हैं, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप बोल सकते हैं कि आपको कुछ बोलना है, तो अब क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको भाषण है और आपके एक्सप्रेशन है। तो क्या हो जाए, फर्स्ट स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है कि 19B जो है वो है फ्रीडम है आपका असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स। तो शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार आपको किसमें मिलता है, 19B में। तो ये देखिए आपका तो सही हो गया, ये फर्स्ट। ए में क्या है, भाषण के व्यक्ति का अधिकार है, ये है 19, ये 19B है। ठीक है, ये अनुच्छेद 19B है। ठीक है, बी है आर्टिकल, ये शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 19B में मिलता है। ठीक है, थर्ड क्या है, जो सी है वो क्या है, एसोसिएशन ऑन यूनियन फॉर्म करने का अधिकार आपको गवर्नमेंट देती है। आप क्या संघ बना सकते हैं, और इसी के अंदर आती है, ये तो आपको पता चल गया क्या था, क्या था बताइए, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का असेंबल। तो असेंबली हो जाएगी, असेंबल कर सकते हैं। ठीक है ना, पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये विदाउट आर्म्स। थर्ड था आपको यूनियन टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन। ठीक है, और ये क्या है, इसी में आप क्या आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसको फॉर्म करने का अधिकार भी आपको किसमें मिला है, सी में। किसमें मिला है, सी में। डी क्या है, आपको फ्री मूवमेंट टू ऑल ओवर इंडिया। आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप भारत के में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, आपको फ्रीडम, फ्री मूवमेंट। ठीक है, फ्री मूवमेंट का अधिकार आपको, फ्री मूवमेंट का अधिकार आपको मिलता है आपके 19D में। ठीक है, ई में क्या मिलता है आपको, आप कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हैं या सेटल कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं या सेटल कर सकते हैं। अब देखिए दो वर्ड होता है, रिसाइड एंड सेटल। रिसाइड एंड सेटल, रिसाइड मतलब कि आप जाके रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, टेम्पोररी टाइप का हो गया। लेकिन जो सेटल होता है वो परमानेंट, आप वहां घर बना सकते हैं और घर बना के वहां आप रह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो एफ था वो राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको गवर्नमेंट ने क्वैश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। कब किया था, 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में जो 44th हुआ था, इंदिरा गांधी किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो किया था, उसमें क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को कहां भेज दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी कहां भेजा गया, आर्टिकल 300A में। कहां है, आर्टिकल अनुच्छेद 300A। ठीक है, 300A में भेज दिया गया था। और जो आपका जी है, आपकी जी है वो क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को, कोई भी ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं, यानी किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार था, वो किसमें, जी में। तो ये आपका हो गया 19G। और संघ बनाने का अधिकार किसमें मिला था, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी में। किस मिला था, सी में। तो ये 19C। डी में क्या है, डी में फ्री मूवमेंट, ई में है रिसाइड एंड सेटल, और डी ई में है, एफ आपका खत्म हो गया, और जी में है
कि आप कोई भी पेशा करने का या पेशा करने का अभ्यास करने का, आप किसी तरह के पेशे को अपना सकते हैं, कि कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं, उसका अधिकार है। लेकिन ये जितने भी हैं सब में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हुआ है, सब में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, आप किसी को मार नहीं सकते हैं, आप कहीं भी जाकर नहीं सकते हैं। कुछ टेरिटरी होती है जिसको रखा जाता है कि आप नहीं जा सकते, जैसे कुछ आर्म फोर्स की हर जगह आपके कुछ जिलों में होती है कि आर्म फोर्सेस होते हैं, तो वहां उसके अंदर आपको जाने का, सेटल होने का ये आपको अधिकार नहीं है। फ्री मूवमेंट वहां रिस्ट्रिक्ट होती है। जैसे लक्षद्वीप में है तो वहां पे आपके केवल 10 आइलैंड है जहां हैबिटेटेड है, और पे आप लोगों जो इंडिया वाले हैं केवल 10 आइलैंड। अभी आपका लक्षद्वीप चल रहा है तो लक्षद्वीप में केवल 10 आइलैंड है जहां पे इन यानी जो अदर कंट्री के लोग हैं उनको जाने का अधिकार है, और 3 पे फॉरेनर जा सकते हैं, 3 आइलैंड पे फॉरेनर जा सकते हैं और सब पे फॉरेनर नहीं जा सकते। तो ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है ना। तो ये सामरिक दृष्टि से, एक सुरक्षा की दृष्टि से, विदेशी मित्रों की दृष्टि से, कि आप यहां बैठ के किसी दूसरे मित्र को कुछ बोल ना दे। जैसे मालदीव में क्या हुआ कि वहां के मंत्री लोग इंडिया को कुछ बोल दिए, तो क्या हुआ कि वो रिश्ता खराब होता है। तो इसलिए वो देखा जाता है कि आप किसी देश के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोले, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, और 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो बताइए आप लोग, कौन था उस समय भारत का प्रधानमंत्री? उस समय कौन था? उस समय भारत का प्रधानमंत्री था, कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कब से कब तक प्रधानमंत्री थी? 1966 टू 1977। उन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था, ठीक है। और आपातकाल खत्म कब हुआ था? आपातकाल खत्म हुआ था 1977 में। मान लिया अगर डेट पूछता है कि किस डेट को आपातकाल घोषित किया गया था, तो क्या होता है? 25 जून को। और इसी को ब्लैक डे के रूप में लोग बनाते हैं। संविधान लोग कहते हैं, गवर्नमेंट इसको ब्लैक डे के रूप में मना करती है। और क्या है? 21 मार्च 1977 को किया गया था। अब हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि उस समय भारत का प्रेसिडेंट कौन था। तो उसमें भारत के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल के तहत इसमें लगाया था? इमरजेंसी आर्टिकल। आपातकाल का आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल लगाया गया था। कब? 1975 में। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। कितनी तारीख को? 25 जून को, ठीक है। और कब हटाया गया था? ये 21 मार्च 1977 को हटाया गया था, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो व्यापार घाटे की जो लगभग राशि थी 122 बिलियन थी। 2018 में कितनी थी? 152.80 बिलियन थी। तो 2022-23 में जो व्यापार घाटा था उसकी राशि थी 122 बिलियन। व्यापार घाटा क्या होता है? हम लोग जो निर्यात कर रहे हैं माइनस आयात, ठीक है। निर्यात माइनस विदेश से, ठीक है ना। विदेश से जो ट्रेड डेफिसिट हुआ था वो हम लोग का हुआ था निर्यात माइनस आयात। क्योंकि जो हम लोग भेजेंगे, कोई भी सामान हम भेज रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ठीक है। ये इंडिया, ये अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इंडिया जब भी कोई भी सामान भेजेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और इंडिया कुछ खरीदेगा तो उसको ये पैसा देना पड़ेगा। तो ये घाटा होता है। इंडिया बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट करता है, इसलिए वो ट्रेड डेफिसिट होता है। इसलिए वो कितना होता है? 122 बिलियन, इतना, ठीक है। 122 अरब रुपया, ठीक है।
अरब डॉलर। ठीक है, इतने व्यापार घाटा था भारत का 2022-23 में, जो कि घटा है काफी हद तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सांख्यिकी, ये देखते हैं, किस सिख गुरु के ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत अनंत कारज के नाम से की थी? बताइए कौन थे जो अनंत कारज के नाम से किए थे? बताइए। गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु ये थे थर्ड। ठीक है, थर्ड गुरु थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गुरु अमरदास ने शादी विवाह के सम्मान, शादी विवाह समारोह को अनंत कारज, आनंद कारज के नाम से इन्होंने उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ये थर्ड गुरु थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ चीज की वो क्यों स्टार्ट किए थे। तो ये प्यार, सम्मान और समानता। ठीक है, प्यार, सम्मान और समानता को बढ़ावा दें। लव, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, लव, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए हमारे गुरु, थर्ड गुरु, गुरु अमरदास जी थे। उन्होंने शादी विवाह को अनंत आनंद कारज के नाम से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ जो फर्स्ट गुरु थे वो कौन थे। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक। ठीक है, कौन थे? गुरु नानक देव। जो हमारे सेकंड थे वो सेकंड थे गुरु, सेकंड थे गुरु अंगद। आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड गुरु कौन थे, तो सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद। थर्ड कौन थे? गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। फोर्थ कौन थे? गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। और फिफ्थ कौन थे? बताइए फिफ्थ कौन थे? फिफ्थ थे, फिफ्थ कौन थे बताइए आप लोग। फिफ्थ बताइए कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन। अब बताइए गुरु अर्जुन जो थे उन्होंने ही जो गोल्डन टेम्पल आपका हरमंदिर साहिब है अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना, इसकी स्थापना कौन किया था? गुरु अर्जुन ने। इसका नाम क्या है? गोल्डन टेम्पल का थे हरमंदिर, हरमंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब। ठीक है, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय जिसमें आप अपने विश्वास के दिव्य प्रतीकों को पहनते थे और योद्धा की तरह प्रशिक्षित होते थे। तो बताइए कौन किया था? ये किए थे आपके लास्ट गुरु। क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इन्होंने किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में। कहां पे? पटना में। ठीक है ना, पटना में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने किसकी की थी? की थी खालसा पंथ। इसको इन्होंने क्या दिया? शुद्ध इंसान या फिर द प्योर वन, द प्योर वंस। ठीक है, इन्होंने शुरू में 5 लोगों को बनाया था खालसा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 5 लोगों को खालसा बनाया था। और किस दिन? बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन इन्होंने 5 लोग खालसा बनाया। इनके पिता थे, ये कौन थे? ये 10th गुरु थे। ठीक है ना, ये 10th गुरु थे। और इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर ये
नाइन्थ गुरु थे। कौन से? नाइन्थ गुरु थे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जो नाइन्थ गुरु थे। कौन से थे? नाइन्थ गुरु थे। और इन्हीं लोगों को कहा गया पंच प्यारे। कहा गया पंच प्यारे। क्या कहा गया? पंच प्यारे। इन्हें ही कहा गया, क्या कहा गया? पंच प्यारे, इन्हें कहा गया, ठीक है। और ये 5 चीजें पहनते थे। क्या क्या पहनते थे? ये कभी भी बाल नहीं कटवाते थे। तो ये क्या रखते थे? केस। इनकी जो निशानी थी, यदि है ना, दिस्य प्रतीकों को पहनते थे। कौन कौन थे? केस। पूछ देगा कि आपके कौन से दिस्य प्रतीक नहीं है जो खालसा पंथ के लोग पहनते हैं? केस, कड़ा, हाथ में एक कड़ा पहनते, ठीक है ना, कड़ा। अगला क्या पहनते थे? ये कंघा रखते थे, कंघी, ठीक है ना, कंघा। ये किसका होना चाहिए? लकड़ी का होना चाहिए, वुडन होना चाहिए। कितना? वुडन कॉम, ठीक है ना, लकड़ी का होना चाहिए। चौथा क्या होता था? कक्षा। कच्छा। और पांचवा कृपाण, ठीक है। पांचवा क्या है? कृपाण। कच्छा, इसको कचेरा भी कहते हैं। कच्छा को क्या बोलते हैं? कचेरा। ये आपका सूती कपड़े का बना होता था। और कृपाण आपकी छोटी सी, इतनी बड़ी सी तलवार होती है, ठीक है, वो रखते हैं आपको जितने भी सिद्ध लोग। ऐसे छोटा सा होता है, ठीक है ना, ये इसे रखे होते हैं, ठीक है, इसमें फंसा होता है, इसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कृपाण। तो क्या क्या रखता था? केस, कड़ा, कंगा, कच्छा और कृपाण। 5 चीजें होती थी, ठीक है। और इन लोग को क्या कहता था? पंच प्यारे। क्या कहता था? पंच प्यारे। किस दिन किया था? बैसाखी के दिन। गुरु गोविंद सिंह कब पैदा हुए थे? 1966 में। इन्होंने कब खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1666 में पैदा हुए थे। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जो 5 लोगों दी थी उनको क्या कहा जाता था? पंच प्यारे। क्या कहा जाता था? पंच प्यारे। उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन सी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बताइए, नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है? जो भारत नेपाल बॉर्डर है, भारत नेपाल बॉर्डर, वो 579 किलोमीटर, कितना है? 579 किलोमीटर है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इसमें आपका जिला है पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अगला क्या है? बहराइच, क्या है? बहराइच। चौथा क्या है? श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। फिर क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर के बाद क्या है आपका? सिद्धार्थनगर। और 7वां क्या है? महाराजगंज। क्या है? महाराजगंज। तो कौन सा जिला आपका हुआ? महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, महाराजगंज। कौन कौन सा है? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है और महाराजगंज है। कौन कौन सा है? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये आपको जो यूपी स्पेशल की जब क्लासेस चल जाएंगी हम लोग देखेंगे डेली डेली 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल का। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो यूपी स्पेशल वाले ने देखा, क्योंकि यूपी स्पेशल से ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये
यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं। अगला, सॉरी, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित हैं? कौन सा संप्रदाय बताइए आप लोग? गोरखपुर वाले तो जानते होंगे। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। नाथ, नाथ संप्रदाय कौन से है? नाथ संप्रदाय। और इसका जो मठ है वो कहां पे है? ये गोरखनाथ है। कौन है? गोरखनाथ, गोरखनाथ मठ, ठीक है। गोरखनाथ मठ कहां पे है? गोरखपुर में। कहां पे है? गोरखपुर में है। उसके ये मुख्य पुजारी हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है। और ये शैव सेक्ट होता है। जो नाथ संप्रदाय है वो कौन से हैं? एक वैष्णव सेक्ट होता है, एक शैव। तो ये शैव संप्रदाय से जो नाथ सेक्ट होता है वो शैव संप्रदाय से जुड़ता है। शैव मतलब भगवान शिव, भगवान शिव महादेव जो उससे जुड़े होते हैं वो नाथ संप्रदाय में आते हैं, ठीक है। तो शैव संप्रदाय से हैं, ठीक है। अब ये जो नाथ संप्रदाय ये 10th BC में स्टार्ट किया गया था। कब? 10वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 10वीं सेंचुरी में 10th, ठीक है, 10th C, ठीक है। 10वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? कौन थी? गिरिजा देवी। कौन थी? गिरिजा देवी। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों मिला हुआ। क्या मिला है? पद्म विभूषण और पद्म विभूषण। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां हुआ था? वाराणसी में। और ये ठुमरी शैली की गायिका थी। किसकी गायिका थी? ठुमरी शैली की सिंगर थी। ठुमरी, ठीक है। ठुमरी शैली होती है, ठीक है, उसकी ये सिंगर थी, गायिका थी, ठीक है। इन्हीं को बोलते थे प्यार से लोग इनके शिष्य अप्पा जी बुलाते थे। क्या बुलाते? अप्पा जी, ठीक है। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? किसका? बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बताइए आप लोग, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बताइए। अब तो ये चारों ऑप्शन गलत हो गए। क्यों? क्योंकि फैजाबाद का नाम अब क्या हो गया? अयोध्या। क्या हो गया है? अयोध्या। जब से योगी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इसका नाम बदल दिया। और किसका नाम बदला है? प्रयागराज बदला। किसका? इलाहाबाद का नाम बदल के क्या किया? प्रयागराज। तो इलाहाबाद का नाम बदल के इन्होंने प्रयागराज कर दिया है। और बहू बेगम का मकबरा कहां पे था? बहू बेगम का मकबरा है फैजाबाद में, ठीक है ना। ये किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी सुजाउद्दौला की। किसकी? सुजाउद्दौला की। किसकी थी? सुजाउद्दौला की थी। ये सुजाउद्दौला की वाइफ थी, ठीक है। अब ये सुजाउद्दौला कहां का था? सुजाउद्दौला था लखनऊ का। लखनऊ का नवाब था ना, लखनऊ। अब देखिए लखनऊ का नवाब था, ठीक है। अब सुजाउद्दौला की पत्नी थी और ये लखनऊ का नवाब था। तो लखनऊ का नवाब था, ठीक है ना। अब ये बताइए लखनऊ का जो पहला नवाब, फर्स्ट नाम था, फाउंडर था, वो कौन था? बताइए, फाउंडर कौन था? अवध। तब उसका क्या था? अवध। अवध कौन था? बताइए कौन था? था
सादत अली खान। कौन था? सादत अली खान। कौन था? सादत अली खान। ठीक है, फाउंडर था अवध का। और इसका जो वो है, इसका मकबरा कहां पे है? लखनऊ में है। इसका मकबरा कहां पे है? लखनऊ में है। कहां पे? कैसर बाग है, आप लोग जानते होंगे, लखनऊ वाले जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जाएंगे तो वहां पता है, वो चलेगा कि इसको ये वहां पे था। इसको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी नवाजा गया था। इसको क्या कहता? बुरहान उल मुल्क। सादत खान को क्या कहते थे? बुरहान उल मुल्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सुसाइड कर लिया था। जब नादिर साहब आक्रमण किया था भारत पे, तो इनसे बहुत ज्यादा कर मांग रहा था। उसके दबाव में आके इन्होंने क्या किया था? सुसाइड। क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया गया था। क्या कर लिया था? सुसाइड। क्या कर लिया था? सुसाइड। और इनकी वाइफ थी खुर्शीद जादी। और दोनों लोग का कब्र कहां पे है? आपका लखनऊ के कैसर बाग में है। कहां पे है? ठीक है, कहां पे है? कैसर बाग में। ठीक है, कैसर बाग में। अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इसी पे और हम लोग देखते हैं इस पे क्या है। अब इसके बाद ये मर गए, शहादत खान मर गए, तो इसके बाद कौन बना था? सफदरगंज। कौन बना था? सफदर सफदरजंग जो है, इन्हीं के नाम से दिल्ली में एक हॉस्पिटल है सफदरजंग। इनका टॉम कहां पे है? इनका टॉम भी वो दिल्ली में ही है। कहां पे है? दिल्ली में सफदरजंग जगह है, वहीं पे इनका टॉम भी है। इनको क्या कहते हैं? ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, पीएम ऑफ हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ठीक है। इनको टाइटल कौन दिया था? इनको ये टाइटल दिया था सफदरजंग, इनका टाइटल दिया था दिया था मोहम्मद शाह। कौन दिया था? मोहम्मद शाह ने इनको टाइटल दिया था। अब लखनऊ से आपको याद होगा कि बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। क्या है? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, और प्लासी। प्लासी का युद्ध कहां हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल प्लासी, ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच हुआ था? जो ब्रिटिश के बीच में, और ब्रिटिश के बीच से लीड कौन करा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और इधर से कौन था? इसमें कौन गद्दारी किया था? गद्दारी किए थे मीर जाफर। मीर जाफर जो सेनापति थे, मीर जाफर, वो गद्दारी कर दिए थे। तो ये ब्लडलेस वॉर था। क्या था? ब्लडलेस वॉर। और इनसे हुआ था सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराज उद दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला से इनका युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव का। सिराजुद्दौला से मीर जाफर ने गद्दारी कर दी थी, इसलिए। और सिराजुद्दौला से ये लड़ने क्यों आए थे? क्योंकि सिराजुद्दौला ने यहां अंग्रेजों को भगा दिया था। और यहां पे ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लैक होल, कि एक घर के अंदर बंद करके जो अंग्रेज थे उनको जला दिया गया था, और जो बचे थे वो भाग गए थे, एक टापू पे जाके छिप गए थे। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद फिर क्या हुआ था? इसके बाद यहां से युद्ध हुआ, ये हार गए, ब्रिटिश क्लाइव इसके हाथ में। और बाद में जाते जाते 1972 तक, 1772 तक जो बंगाल था वो किसके कंट्रोल में था? टोटल तरीके से अंग्रेजों के, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था, टोटल तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, अब बताइए, एक हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? एक तरफ थे आपके ब्रिटिश, ठीक है, और ब्रिटिश में कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो थे। और इनकी तरफ से कौन था? मीर कासिम। दूसरी साइड कौन था? मीर कासिम। बनारस के राजा थे वो कौन थे? बलवंत सिंह।
फिर कौन था, फिर आपके थे सुजाउद्दौला, और चौथे कौन थे, वो थे शाह आलम। ये उस समय बंगाल के थे, ठीक है। बलवंत सिंह आपके बनारस के थे, ये लखनऊ के थे, और ये पूरे इंडिया के थे। इन्होंने चारों ने मिलकर एक साथ लड़ा था। और बैटल का बक्सर कब हुआ था, ये हुआ था 1764 में। और फिर इसमें क्या हुई थी, अंग्रेजों ने चारों लोगों को हरा दिया था। और 1765 में जाके क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, उसके जाके ये युद्ध रुका था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, इसके बाद ये जाके युद्ध रुका था। आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं, अब ये जो मकबरा के बारे में पूछे हैं, अब इसमें हम लोग एक और देखेंगे कि मकबरा सबसे जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है, आपको सुना जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, ये कहां पे है, ये औरंगाबाद में है। कहां पे है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहां पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। एमएच क्या है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब बीबी का मकबरा किसका, ये कौन है, बीबी का मकबरा में किसकी लाश है, ये है दिलकुश बानो। कौन है, दिलरस बानो बेगम। कौन है, दिलरस बानो बेगम। कौन है, दिलरस बानो बेगम, ठीक है। कौन है, दिलरस बानो बेगम। ये किसकी वाइफ थी, ये थी औरंगजेब की वाइफ थी। किसकी वाइफ थी, ये औरंगजेब की। ये है वाइफ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। ये औरंगजेब की वाइफ थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये हो गया, लखनऊ में मकबरा हो गया, आगरा हो गया। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी से क्या रिलेटेड बताइए, इसको कौन बनाया था, इसको बनवाए थे फतेहपुर सीकरी को अकबर, ठीक है। इनका मकबरा कहाँ है, इनका मकबरा आगरा में ही है, ठीक है। ये आगरा में ही है, ठीक है। ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आगरा में ही है, छोटा सा टाउन है, ठीक है। ये आगरा, ये फतेहपुर सीकरी में क्या है, बुलंद दरवाजा। क्या है, बुलंद दरवाजा। ये बताइए ताज आगरा, ताजमहल क्या है जो वर्ल्ड फेमस है, ताज आगरा आपका, आगरा में क्या है, ताजमहल। अभी क्या ये भी एक मकबरा है। उसमें किसका किसका मकबरा है, शाहजहां का, और उनकी बेगम क्या नाम था उनका, मुमताज महल। कौन थी, मुमताज मुमताज महल। इन दोनों का मकबरा पहले मुमताज महल के बनवाया था, और फिर उसी में ही, उनके बगल में ही इनको भी वहीं पे दफन कर दिया गया, ठीक है। जब मर गए तो इनको वहीं पे इनका टॉम्ब उसी में बनवा दिया गया। कहां पे, ताजमहल के अंदर ही। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दिया गया। और इसको भी क्या कहता है, ज्वेल्स ऑफ मुस्लिम आर्ट। ज्वेल्स मतलब कि आपका जो गहना होता है, एक प्रकार समझ लीजिए कि एकदम ज्वेल है, मतलब कि एक सबसे नगीना चीज है, वो है आपका ताजमहल। आपका क्या है, मुस्लिम आर्ट का, कि जो मुस्लिम राजाओं ने राज किया उसका जो आर्ट की सबसे अच्छी चीज क्या है, वो इसमें दिखाई गई है, ठीक है। अब कौन है, अकबर। अकबर का टॉम्ब कहां पे है, अकबर का टॉम्ब है सिकंदरा। कहां पे है, सिकंदरा, आगरा में एक जगह है सिकंदरा। इनके साथ इनकी बीबी का भी टॉम्ब है। जो लोग कहते हैं ना कि जोधाबाई को जिसको नाम से जाना जाता है, वो इनकी वाइफ, उनको कहता है, वो भी वहीं पे है, ठीक है। और उनका नाम था मरियम उज जमानी। कौन था,
मरियम उज जमानी, जोधाबाई, यहीं पे साथ में इनके साथ जोधाबाई भी हैं, जो कहा जाता है कि जोधाबाई, और उनका नाम ऐसा कहा जाता है कि जोधाबाई, लेकिन उनका नाम क्या है, मरियम उज जमानी, ठीक है ना। और इसका जो टॉम्ब बनाया गया है वो एकदम हूबहू बुलंद दरवाजे की तरह इमिटेट किया गया है, मतलब उसी का नकल करके वहां पे बनाया गया है, बुलंद दरवाजे की तरह इनके टॉम्ब के पास भी, ठीक है। ये लाल पत्थर से बनाया, लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया, और ताजमहल क्या है, व्हाइट मार्बल से बनाया गया। इसमें भी व्हाइट मार्बल से जो आपका अकबर का टॉम्ब है सिकंदरा में, उसको वहां पे भी उस चीज से नक्काशी की गई है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी कैपिटल कौन बनाया, फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना, अकबर शहर बसाए थे, और इसका कैपिटल, इसको कैपिटल बनाए थे अपना, क्या बनाए थे, कैपिटल। कब आप इसको कैपिटल बनाए थे अपना, ये 1571 में। कब बनाए थे, 1500 नहीं, 1571 में नहीं, हाँ 1571 में बनाए थे, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में किसका टॉम है, सलीम, सलीम बाबा सलीम। सलीम कौन थे, सलीम चिश्ती, ठीक है। सलीम चिश्ती का टॉम्ब है कहां पे, फतेहपुर सीकरी में। फलीम, और ये क्या थे, ये सूफी संत थे, ये शिष्य थे बाबा फरीद के। किसके थे, बाबा फरीद के, बाबा फरीद के शिष्य थे। और सलीम ने ही अकबर को बोला था कि आपके लड़के होंगे, और इसलिए अकबर का जो पहला बेटा था उसका नाम इन्होंने सलीम रखा था। क्या रखा था, सलीम। बाद में उसी का नाम उन्होंने जहांगीर रखा। और ये टॉम कौन बनवाया था आगरा में, अकबर के लिए, उनकी वाइफ के लिए वही बनाए थे। कौन बनाए थे, जहांगीर बनवाए थे। कौन बनाया था, जहांगीर। इनका नाम था सलीम, जिनका क्या नाम था, सलीम था, उन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां हुआ था, कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था एटा में हुआ था 1253 में। कब हुआ था, 1253 में हुआ था, कहां पे, एटा में। एटा में क्या थे, सूफी कवि थे। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, इसलिए लोग जाते हैं निजामुद्दीन औलिया, इसलिए दिल्ली से एक स्टेशन का भी नाम है निजामुद्दीन। अमीर खुसरो किस, जो कवि थे वो किस लैंग्वेज के थे, फारसी और हिंदी, ठीक। किसके थे, फारसी और हिंदी में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हुई हैं, ठीक है। काला नमक क्या है, काला नमक। काला नमक कहां का है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में माना जाता है। कौन सा, सिद्धार्थनगर। क्या है, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, उसमें सिद्धार्थ नगर में ही काला नमक पाया जाता है। क्यों, क्यों, और काला नमक क्या होता है, उसकी जो ऊपर की हस्क होती है वो काले कलर की होती है, जो धान होता है वो काले कलर होता है, अंदर व्हाइट कलर से इसका, और इसलिए, और इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक होता है। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, जो पोषक वैल्यू है वो ज्यादा होती है काला नमक की, ठीक है। इसलिए, और इसलिए इसको वहां का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में इसको चिन्हित किया गया। और योजना कब से चालू की गई थी, ये योजना चालू की गई थी 24 जनवरी 2018 में, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ जो आपके जो इंपॉर्टेंट है, जब आप ओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट को उन्होंने हाईलाइटेड किया हुआ। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जैसे अभी यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, गोरखपुर। गोरखपुर का कौन सा है बताइए, गोरखपुर का है टेराकोटा, टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा
और वस्त्र उत्पाद है वो गोरखपुर के ओपीओडी, वन डिस्ट्रिक्ट ओडी ओपी, ठीक है। ओडी ओपी में जो आपका गोरखपुर है, गोरखपुर में टेराकोटा और रेडियम गारमेंट्स, जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं उसके उस वहां के प्रोडक्ट को किया गया। आजमगढ़ में क्या है, ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी है। यहां का है टेराकोटा, टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। रेडीमेड, सिद्धार्थ का तो पता को काला नमक है। और इसके बाद आपका है गोंडा। गोंडा का कौन सा है, गोंडा का है क्या बताइए आप लोग। गोंडा का है खाद्य संस्करण और मक्का संस्करण। क्या है, खाद्य और मक्का, जो मक्का की चीज है वो गोंडा से है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। गेहूं डंठल के शिल्प, गेहूं के डंठल से जो शिल्प बनाया जाता है वो कहां का है, बहराइच का, ठीक है। देखते आइए, गेहूं डंठल शिल्प ये कहां का है, बहराइच, ठीक है। एक होता है कि जो जानवर मर जाते हैं उनके सिंग और हड्डियों से बनाए जाते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। कुछ कलाकृति बनाई जाती हैं, वो कहां का है, वो है, बताइए आप लोग कहां का है, उससे जो होता है वो संभल का है। कहां का है, संभल, जो बोन से बनाए जाते हैं और सींग से बनाए जाते हैं वो कहां का है, संभल, ठीक है। थर्ड है आपका जरदोजी, देखिए जरी दरदोजी में कई जिले हैं जहां पे इसके प्रोडक्ट हैं, जिसमें से जैसे आपका एक है लखनऊ है, लखनऊ के बाद है कासगंज है, कासगंज के बाद बदायूं है, बरेली है, ठीक है। कौन सी, जरी दरदोजी में क्या है, लखनऊ है, कासगंज है, बदायूं और बरेली है। कौन सी है, बदायूं और बरेली है। शाहजहांपुर में भी किया जाता है ये इसका काम, ठीक है। और चिकनकारी का काम कहां किया जाता है, चिकनकारी का काम किया जाता है लखनऊ में। चिकनकारी कुर्ता लोग पहनते हैं ना, चिकनकारी और जरी दरदोजी का काम क्या कहां किया जाता है, लखनऊ में। जरी जरदोजी, ठीक है। और क्या है, अयोध्या, बताइए अयोध्या का क्या हो सकता है, अयोध्या का गुड़ है। क्या है, अयोध्या का गुड़। अभी आप लोग अयोध्या घूमने जाएंगे, 22 तारीख को हो रहा है, वहां का गुड़ है। क्या है, गुड़, ठीक है। और बताइए आपकी भदोही की क्या है, कालीन है। भदोही की क्या है, भदोही की कालीन है। कानपुर में क्या है, चमड़ा उत्पाद है। वाराणसी क्या है, साड़ी है, बनारसी साड़ी है ही, ठीक है। और आजमगढ़ में भी काम किया जाता है कपड़ों का, ठीक है। और गुड़ और कहां पे मिलता है, मुजफ्फरपुर। कहां पे, मुजफ्फरनगर। कहां है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर, ठीक है। तो ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट थे, जो आप उसकी साइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। चंदौली में भी आपकी जरदोजी का काम होता है, जरदोजी का काम होता है, ठीक है, चंदौली में भी, ठीक है। तो वहां पे भी होता है, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। और कहीं का मुझे नहीं लग रहा है,
ये कुछ आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जब यूपी स्पेशल का क्लासेस लेंगे तो उसमें देखते रहेंगे धीरे धीरे, उसमें यूपी जो जीके की क्लासेस डेली डेली होंगी उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा और है। ठीक है, ठीक है। कब संयुक्त प्रांत यानी क्या था का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? पहले उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। तो ये कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कौन किया था? उसमें के जो गवर्नर जनरल थे, कौन था उसमें गवर्नर जनरल? लास्ट गवर्नर जनरल थे, लास्ट और इंडियन कौन थे? फर्स्ट इंडियन और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपालाचारी। कौन थे? सी गोपालाचारी। तो सी गोपालाचारी जी ने इसको किया था। ठीक है, उन्होंने। और इसके बाद जो आपका गवर्नर जनरल का पद था 1950 में वो अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था। उसके बाद गवर्नर जनरल कोई उसके बाद से नहीं था। उसके बाद फिर आपका संविधान आ गया 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद से फिर आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का काम शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये आपका था 24 जनवरी 1950 को ही नाम बदला गया था। अच्छा ये बताइए कब से स्टार्ट किया गया था ये मनाना? कब से उत्तर प्रदेश यूपी दिवस मनाना स्टार्ट किया गया? कब से? जब ये नई वाली गवर्नमेंट आई तब से ही मनाने गया। जब से ये योगी गवर्नमेंट आई तब से ही मनाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, जैन